नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सेट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय। और समुच्चय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको सेट के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तभी जाके आपको उसके अगले चैप्टर संबंध यानी रिलेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बिना सेट थ्योरी के समझे हम रिलेशन की कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सेट हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक सेट समझ में नहीं आएगा हमें 11th क्लास का संबंध रिलेशन और 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संबंध वो रिलेशन हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर है मैथ्स का 11th क्लास का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी नहीं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी होती है मैथ हिंदी में वर्ड्स की, जो कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा। ठीक है, तो आप दोनों ही इस लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं। और आपको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज सेट के सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डिटेल से आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेट के परिभाषा की। सेट की परिभाषा मतलब डेफिनेशन। तो सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? सेट की डेफिनेशन कहती है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर हिंदी में बोलें इसे तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो वर्ड आ रहे हैं हिंदी में, एक सुपरिभाषित और वेल डिफाइंड। इन दोनों वर्ड पर इसमें सबसे ज़्यादा मेन परिभाषा जो डिपेंड कर रही है वो इन दोनों वर्ड पर डिपेंड कर रही है। समूह तो हमारे बहुत सारे होंगे, पर समुच्चय हम सिर्फ उसे कहेंगे जिसमें एक ही कैटेगरी मतलब एक ही तरीके के क्या हों, अवयव और एलिमेंट हो, तभी जाके वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, मतलब सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो वेल डिफाइंड और सुपरिभाषित वर्ड है ये ही इस परिभाषा का मेन पॉइंट है, मतलब मेन वर्ड है। जब तक हम उसे सेट या समुच्चय नहीं कहेंगे किसी भी समुच्चय समूह को, जब तक उसमें सुपरिभाषित मतलब एक सही तरीके के एक ही तरीके के क्या ना हो, एलिमेंट ना हो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक सेट लिया जिसमें मैंने लिखा AEIOU। सभी जानते हैं AEIOU क्या है? AEIOU हमारे स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वर हैं। ठीक है, तो मतलब स्वर हैं, ये स्वर है ना, इसके अलावा कुछ तो नहीं है। मतलब यहाँ वेल डिफाइंड क्या हो गया कि ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर मतलब वॉवेल्स हैं। ठीक, तभी जाके इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको समूह नहीं, इसको हम समुच्चय कह देंगे। ठीक है, यदि मैं लिखता, एक और सेट ले रहा हूँ मैं, B = AECID। ठीक, अगर मैं इस सेट को देखूं तो क्या समझ में आ रहा है? इसमें मेरे वॉवेल्स भी आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट भी आ रहे हैं, तो मैं इसको सुपरिभाषित कहूंगा क्या? नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉवेल्स भी कंबाइन है और स्वर भी कंबाइन है, तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा, ये हमारा सेट कहलाएगा। समझ में आया? समुच्चय किसे कहेंगे? समुच्चय जो होता है हमारा एक सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तभी हम उसको क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, तो ये तो थी इसकी परिभाषा जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकारों पर, मतलब इसके टाइप्स पर। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप इसका हो गया टाइप्स ऑफ सेट, प्रकार। ठीक है, सबसे पहला इसमें आएगा एम्प्टी या नल, जिसे हिंदी में कहते हैं हम रिक्त समुच्चय। ठीक, एम्प्टी या नल या हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एम्प्टी या नल सेट उस सेट को कहेंगे हम जिसमें एक भी एलिमेंट या एक भी अवयव ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। ठीक है, उसको दर्शाते हैं हम किससे? इसको दर्शाते हैं फाई से, या
करली ब्रैकेट लगाकर खाली छोड़ देते हैं, खाली का मतलब नल सेट। और ध्यान रखना जब भी सेट लिखा जाता है मतलब सुपरिभाषित अवयव होंगे तो उसे सेट को हमको करली ब्रैकेट के फॉर्म में ही लिखना होता है, ठीक है। और करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप की मैं बात करूं तो इसमें आएगा सिंगल सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, ठीक। सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कौन सा होता है? सिंगल, नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल एकल मतलब जिसमें सिर्फ एक अवयव होगा, ठीक, एक एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे मैंने बोला भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ इंडिया का अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या आएगा? दिल्ली, सिर्फ एक है दिल्ली, ठीक, एक ही एलिमेंट आ रहा है दिल्ली, मतलब कि ये जो क्या है, कैसा सेट है ये हमारा? एक सिंगलटन मतलब एकल समुच्चय। तो पहला है हमारा रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दर्शाएंगे किससे? 5 से और खाली छोड़ देंगे। दूसरा होता है सिंगलटन मतलब सिंगल सेट, जिसे सिंगल समुच्चय जिसे हम क्या कहेंगे? जिसमें कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन। अगला थर्ड है हमारा इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट तुल्य समुच्चय। तो तुल्य समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जिनमें क्या हो? जिनमें हमारे दो समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या बराबर हो, ऐसे एलिमेंट मतलब ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स कैसे हो? इक्वल हो, अवयवों की संख्या बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे? उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। उदाहरण से अगर इसे समझें तो एक मैंने सेट लिया A 1 2 3, B सेट लिया A E I O, एलिमेंट्स बराबर हैं, इधर भी 3 एलिमेंट उधर भी 3 एलिमेंट, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट मतलब तुल्य समुच्चय। अगला फाइनाइट सेट, जिसे हम कहते हैं निश्चित समुच्चय, ठीक है। निश्चित समुच्चय नाम से समझ में आ रहा है, निश्चित मतलब इसमें क्या रहेगी? एलिमेंटों की संख्या मतलब अवयवों की संख्या निश्चित रहेगी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझे तो मैंने एग्जाम्पल लिया एक सेट का जिसमें मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, खत्म। एक और एलिमेंट लेते, एक और सेट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 डेट डेट डैश ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर मतलब सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक। तो देखिए इन दोनों सेट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 5 तक हैं, खत्म हो गया 5 तक, मतलब कि यहाँ एलिमेंट जो हैं मतलब अवयव कितने हैं? 5 हैं, खत्म, निश्चित है, मतलब ये फाइनाइट सेट है। और उस वाले सेट की बात करूँ तो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर कभी खत्म होंगे क्या? कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए वो क्या है? वो हमारा एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। तो हमारा होता है फाइनाइट सेट, ये होता है फाइनाइट सेट जिसमें अवयव की संख्या निश्चित संख्या में होती है, ठीक है। अगला चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है इक्वल सेट, ठीक है। छठवां हमारा टाइप है इक्वल सेट। अभी पढ़ा था हमने इक्विवेलेंट सेट,
ये है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब समान, समान समुच्चय। नाम से समझ में आ रहा होगा क्या? ऐसे दो समुच्चय जिनमें क्या हो, अवयव भी समान हो और उनकी संख्या भी समान हो, तो हम क्या कहेंगे? उसको इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3। क्लियर होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे नाम से ही। इसमें भी 3 अवयव 1 2 3, इसमें भी 3 अवयव 1 2 3, तो हम इसे कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, इक्वल सेट मतलब एक समान समुच्चय। ठीक। अगला देखिए, अगला है इसके बाद, अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वहां स्माइली। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम है उपसमुच्चय। पूरे चैप्टर में आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट जो जब सबसे ज़्यादा बार पढ़ना रहेगा उस सेट का नाम है उपसमुच्चय। ठीक है। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं सब सेट, सब सेट। ठीक। तो सब सेट को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5। ठीक। मैंने एक दूसरा सेट लिखा बी, जिसमें लिया मैंने 1 2 3। ठीक। दो सेट दिख रहे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1 2 3 4 5 और दूसरे सेट में देखूँ तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका है, क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि जो बी में एलिमेंट हैं वो ए में उपस्थित हैं। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव दूसरे किसी समुच्चय में उपस्थित हों वो उसका क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है। तो ये तो थी उपसमुच्चय की बात। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट नोट करके डाल लेना, इसमें याद रखना है हमको। ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब नल सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक। जो एम्प्टी होता है, फाई, रिक्त समुच्चय, वह सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सेकंड, ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी समुच्चय जो रहेगा वो उसका खुद का क्या रहेगा? एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है। कोई भी सेट रहेगा वो अपने आप का भी क्या रहेगा? एक उपसमुच्चय रहेगा ही रहेगा। तो ये दो पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट सबसेट में हमको ध्यान रखने हैं। क्या? कि कोई भी नल सेट या रिक्त समुच्चय होगा वो खुद का भी क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा। और सारे के सारा जो एक सेट होता है वो उसका खुद का क्या होता है? एक उपसमुच्चय भी होता है। ठीक है। थर्ड, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। मतलब हमें अगर डायरेक्ट नंबर पूछे गए हैं कि एक सेट दिया गया, पूछे गया है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक सेट लिया मैंने A 1 2 3, ये एक मैंने सेट लिया। ठीक। अगर मुझे पूछा जाए कि इसके सबसेट क्या कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, पावर ऑफ सेट भी कहते हैं इसको, नंबर ऑफ सबसेट और पावर ऑफ सेट, तो कितने बनेंगे ये मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकता हूं। यहां n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अवयवों की संख्या। ठीक। n क्या होगा? अवयवों की संख्या। तो बताइए समुच्चय में अवयव कितने हैं? 3 है। 1 2 3, तो इसके टोटल कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। इसकी बात करूँ टोटल सबसेट की, टोटल उपसमुच्चयों की बात करूँ तो कितने बनेंगे इसमें? टोटल इसमें बनेंगे 8। कैसे? देखिए, अभी पढ़ा हमने, फाई तो होता ही होता है सभी का, वो खुद भी होता है 1 2 3।
ठीक है। अभी लिखा अपन ऑल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो दो तो ये हो गए 1 2 3 1, 2, 3 एंड 1, 3 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने आ गए, 8 हो गए। ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा एक सेट दे दिया, बोला जाए कितने सबसेट होंगे, तो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आपको सब उपसमुच्चयों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएंगे। ठीक है, क्लियर, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट, 7वां नंबर हमारा है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है या ऐसा समुच्चय होता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये मैंने एक एग्जांपल लिया और दो सेट लिए, A 1 2 3, एक और मैंने लिया B 4 5। ठीक है, यहाँ मैंने एक यूनिवर्सल मतलब एक सेट लिया 1 2 3 4 5 जिसमें 5 एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 5 तक, एक दो सेट लिए अलग अलग, A लिया 1 2 3 और एक B लिया 4 5। यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल वो सेट होता है जिसके सारे अवयव क्या हों, उसमें उपस्थित हों। किसी सेट के किन सारे सेटों के जो अवयव हैं वो यूनिवर्सल सेट में क्या हो, उपस्थित हों, तो उसे हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे, है ना। तो देखिए 1 2 3 भी है और 4 5 भी है, मतलब इन दोनों का यूनिवर्सल कौन है, U है। U में सारे अवयव उपस्थित हैं, तो U क्या हो गया हमारा, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट मतलब वह सेट होता है जिसमें जितने भी सेट दिए गए हैं उनके सबके अवयव उसमें उपस्थित होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, एक यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप है इसका, इसमें ठीक है। तो ये तो थे हमारे टाइप हो गए। ठीक, कितने टाइप पढ़े हमने, 7 टाइप पढ़े, यूनिवर्सल, एम्प्टी, सिंगल, फाइनाइट, सबसेट, इक्विवेलेंट, इक्वल। ठीक है, 7 हमने इसके प्रकार पढ़े, सबको हमने आराम से एग्जाम्पल की हेल्प से समझा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें देखते हैं हम संक्रिया क्या क्या लगाते हैं सेट में, मतलब समुच्चय में ऑपरेशन क्या लगते हैं, संक्रियाओं से क्या मतलब है, संक्रिया का इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। संक्रिया का मतलब है, मैथ्स में संक्रियाएं हम बहुत सारी पढ़ते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये हमारी क्या कहलाती हैं, संक्रियाएं कहलाती हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि सेट में संक्रियाओं को कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहली संक्रिया इसमें पढ़ रहे हैं हम यूनियन मतलब संग। ठीक, संग को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक सेट लिया मैंने A 1 2 3 और एक मैंने B लिया 4 5 6। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल लिए मैंने। अब मुझे बोला गया कि इसका संग बनाओ का मतलब संग को हम डिनोट करेंगे A यूनियन B। U का जो साइन होता है वो यूनियन का साइन होता है, दोनों का यूनियन क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए ये जो समुच्चय बना, सेट बना, इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें, A B 1 2 3 भी है, 4 5 6 भी है, मतलब दोनों ही समुच्चयों सेटों के जो अवयव हैं वो उसमें उसके यूनियन में मतलब दोनों ही सेट को कंबाइन कर लिखना क्या कहलाएगा, हमारा यूनियन कहलाएगा। ठीक है, यूनियन कहलाएगा। तो ये तो हमारा हो गया यूनियन। अगला है हमारा इंटर सेक्शन, हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक, सर्वनिष्ठ को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सर्वनिष्ठ क्या होगा, सर्वनिष्ठ के लिए मान लो, चलो दो सेट लेते हैं एग्जाम्पल, A लिया
1 2 3 4 5 बी लिया, बी ले लिया मान लो 4 5 6 7 8। ठीक है, ये दो मैंने क्या लिए, एग्जाम्पल लिए। ठीक है, सेट ए और सेट बी, दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं, इंटरसेक्शन निकालूं, बोला जाए मुझे फाइंड द इंटरसेक्शन, मतलब दो ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालो, तो क्या करोगे, सर्वनिष्ठ को दर्शाते हैं एंड से, एन टाइप से। ठीक है, ये सर्वनिष्ठ का साइन है। तो क्या करोगे, देखो सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। कॉमन कौन कौन से, 4 और 5, तो 4, 5, 4, 5 इसका क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, सर्वनिष्ठ बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक वेन डायग्राम की हेल्प से समझूँ तो मान लो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ठीक, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ कहलाता है। ए इंटरसेक्शन बी, 4 और 5 इसमें आ जाएगा, बाकी जो बचे 1 2 3, ठीक है, और इधर 4 और 5 तो हो गए, 6 7 8, 6 7 8 4 5 बी में भी हैं। ए में क्या थे, 4 5 1 2 3 है, और जो कॉमन वाले हैं वो दोनों के बीच में। तो अगर इसको सेट करना होगा मतलब तो क्या आएगा, सिर्फ ये वाला भाग क्या होगा, छायांकित होगा, मतलब शेडेड होगा। तो ये इसका क्या बन गया, वेन डायग्राम भी बन गया, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जिसको भी बोला उसको सेट कर देंगे। तो जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है उसको सेट कर दिया, तो किसका बन गया, हमारा इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बन गया। अगर मैं इसमें यहाँ पे यूनियन का वेन डायग्राम बनाऊँ तो क्या बनेगा, देखो यूनियन का वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये भी सिंपल है। यूनियन का वेन डायग्राम, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो क्या था, ए और बी में, ए में है 1 2 3, बी में 4 5 6। अब देखो यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए बीच वाले पार्ट में कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो होगा ये सारा ही पार्ट इसमें क्या होगा, छायांकित होगा, शेडेड होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका यूनियन बन जाएगा। क्लियर हुआ, ऑपरेशन दो ऑपरेशन पढ़े हमने, एक तो यूनियन और एक इंटरसेक्शन, संघ और सर्वनिष्ठ। अब बात कर लेते हैं हम एक और सेट की। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम एक और सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, नाम से समझ में आ रहा होगा। डिसजॉइंट मतलब जो जुड़े नहीं है, मतलब जिनमें कोई भी ऐसे दो सेट, अभी जब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था वो एक डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल था। क्यों, क्योंकि उनके बीच वाले क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट में, मतलब कॉमन वाले पार्ट में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा था। मतलब कि वो सेट जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन पार्ट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उन सेटों को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्लियर, नाम से समझ में आ गया होगा। मतलब ए सेट है, बी सेट है, उनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, अगला ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। फोर्थ, डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। ठीक, एक ए लिया मैंने, एग्जांपल से समझते हैं इसको। 1 2 3 4 5, बी लिया 3 4 5 6 7 8। दो मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो दो मैंने यहाँ सेट लिए। अगर मुझे बोला जाए कि इनका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ मतलब अंतर बताओ, तो क्या लिखूंगा मैं, a माइनस बी, ए माइनस बी का अंतर बताओ। तो a माइनस बी अंतर कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना क्या करना है, थोड़ी सी बात याद रखो। माइनस कर रहे हैं b को, मतलब a में से b के जितने भी अवयव हैं, मतलब b में भी वो अवयव जो b में भी हैं और a में भी हैं, उनको हटा दो और a को वैसा का वैसा ही लिख दो। तो b में कौन कौन से अवयव हैं जो a में भी हैं, तो b में 3 है, हाँ है, ये है 4 भी है b में, ठीक है, 5 भी है।
ठीक है, मतलब इन तीनों को हमको हटा देना है और 1, 2 जो बच रहा है उसको लिख देना है। आ गया होगा समझ में? मतलब क्या करना है, ए में से उन अवयव को हटा देना है, उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो बी में भी हैं, और ए को वैसा का वैसे लिख देंगे। अगर यहाँ बोला जाता कि बी माइनस ए बताओ, तो बी में से वो वाले अवयव हटा देंगे जो ए में लिखे हैं, तो बी में से वो वाले अवयव जो ए में लिखे हैं वही 3, 4, 5, तो क्या बचेगा 6, 7, 8। आगे समझ में? क्या करना है, a माइनस बी बोला है तो a में से उन अवयव को हटा देंगे जो b में है, और a को वैसा का वैसे। b में से a को हटाना है तो b में से a वाले अवयव को हटा देंगे जो a में भी है और b में भी है, तो उनको हटा देंगे, और b में जो बचेंगे उनको लिख देंगे। क्लियर? वही लिखा है, देखो। ठीक, ये हो गया अंतर। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, दो स्माइली बना, एक स्माइली बना चुका हूँ कहाँ, सबसेट पर, वो इम्पोर्टेंट है सबसेट हमारा। उसमें जो पॉइंट्स बताए थे नोट्स बना के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। अगला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और स्माइली जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सबसेट, प्रोडक्ट ऑफ सबसेट, गुणन, समुच्चयों, दो समुच्चयों का गुणन। इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यही संबंध का आधार है। संबंध जो आगे चैप्टर पढ़ोगे रिलेशन, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आएगा, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या गुणन जो भी कहना है, मान लो दो सेट लिए मैंने A 1, 2, 3, B लिया मैंने A, E, I। क्लियर? दो ये मैंने सेट लिए, दोनों का निकालना है इनटू, गुणन करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो A क्रॉस B से दर्शाएंगे, और उनको जो लिखते हैं हम इनटू करके, उनको हम क्रमिक गुणन, क्रमिक से तरीके से लिखते हैं। कैसे? देखिए, A का इंटू किस में हो रहा है, 20 में, तो 1, A, 1, E, 1, E, एक एक करके सभी से इंटू कराना है। पहले सेट का इंटू एक एक करके सभी से हो गया। अब इसका 2, A, 2, E और 2, I। ठीक है, अगला 3, A, 3, E और 3, I। ठीक है, ये देखिए, ये आ गए मेरे सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ई को ये किया मैंने A क्रॉस B, A का B से गुणा। अब इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता कि B का क्रॉस A से निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, अब B का A से कर देते हैं, तो आगे जो टर्म आएंगे, वो आगे जो एलिमेंट आएंगे, आगे जो अवयव आएंगे, वो किसके आएंगे, अब B के आएंगे, है ना? समझ में आ गया होगा। एक अब मैं लिख रहा हूँ B का A से, तो A, 1, A, 2, A, 3, फिर E, 1, E, 2, E, 3, फिर I, 1, I, 2, I, 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले आज, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारा कॉन्सेप्ट का बेस है। तो सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी, उसके बाद उसके प्रकार पढ़े, 7 प्रकार, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे, चीज़ें देखी, और ये सारा इसका क्या हो गया, ऑपरेशंस हो गए, क्या क्या सेट पर हम संक्रियाँ लगा सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये एक सीढ़ी की पहली स्टेप है। अगर पहली स्टेप समझ में आएगी तो ही सेकंड स्टेप पे चढ़ पाओगे। इसी प्रकार ये पहली स्टेप में, मतलब थ्योरी, सेट थ्योरी, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही हमको रिलेशन एंड फंक्शन संबंध हम समझ में आएगा, जो कि इसका अगला चैप्टर है और 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो वहाँ 12th में के लिए भी हमें ये सेट थ्योरी आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।